हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रगल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड इफिशिएंसी इन्हांसमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बहुत चीज़ डिस्कस कर लिया। उसके बारे में क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं हम लोग, कैसे कंसिडर करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब बात करते हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट की। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मतलब कि अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो आपका एक स्मॉल स्मॉल एरिया होगा जहाँ पे आपकी बिल्डिंग बननी है। ब्रिज के लिए आपके लिए बहुत सारे मतलब एक लेंथ वाइज आपका लॉन्ग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा मतलब जो जिस तरह का प्रोजेक्ट है आपका, उस तरह का आपका कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है। लेकिन ये देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके पास लिमिटेड स्पेस होता है। लिमिटेड स्पेस है मतलब कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपका लैंड एरिया है उसको पूरी तरह से किस तरह से उसको कम से कम आपका स्पेस खाली रहे, आप कम से कम हम लोग उसको वेस्ट करें। तो जो भी आपका स्पेस, अगर स्पेस कम है तो उसमें आपको काम करना होता है। तो उसमें ही आपका जो साइट ऑफिस है या तो होगा आपका साइट पे होगा या फिर डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकता है। तो इसमें जो मेजर इशू है कंस्ट्रक्शन साइट को मैनेज करने का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और आपके पास स्पेस तो बहुत कम होता है और टाइम भी आपको कम रहता है। आपको कोशिश करते हैं कि हम लोग कम से कम टाइम में भी हम लोग को पूरा कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो उसको मैनेजमेंट में हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली होता ये है कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय भी है तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट एक्सपर्टाइज के लेवल के हैं। मतलब कि कुछ आपके अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, कुछ फोरमैन हैं, कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे। और उसके बाद मशीनरी है, मटेरियल्स है, मटेरियल्स का भी डिफरेंट क्वालिटी है। मटेरियल्स के मतलब उसका मतलब उसको रखने का या फिर इस्तेमाल करने का भी तो तरीके हैं, वो डिफरेंट हैं। तो अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मतलब कि खुदाई करने में आपका किसी का वसन वगैरह जो है कि आपने किया है वहाँ सॉइल गिरने लगे या फिर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो एक तरह से केओस सिचुएशन पैदा हो जाता है। तो उस समय सिचुएशन में आपको पूरी तरह से सारे एम्प्लॉय, मटेरियल, मशीनरी सब चीज़ को संभालना होता है। सब चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है ताकि जो है काम ना रुके, काम चलता रहे और जो भी इशू है उसको आप सॉर्ट आउट कर सके। कोई भी पर्सन खाली ना बैठे, कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को मैनेज करना। तो इसीलिए पूरा एक मैनेजर की सीरीज होती है, मतलब अलग अलग टाइप के मैनेजर होते हैं इसमें। अलग अलग पार्ट, अलग अलग जो सेगमेंट है वो उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं उसके बारे में पहले से प्लान करके आते हैं। तो इससे अगर हम लोग कोशिश करें तो हम लोग वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वेस्ट मिनिमाइजेशन जो हम लोग करते हैं, तो उसमें जो हमारा जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें वेस्ट मिनिमाइज करने के लिए जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। मतलब कि आपको कुछ बनाया, फिर उसके बाद मटेरियल में कुछ बच गया या फिर कुछ आपका पहले से कंस्ट्रक्शन किया हुआ प्लेस था, उसको तोड़ के आपने वहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन करना है। तो जो भी वेस्ट निकल रहा है तो उसको हम लोग को मिनिमाइज करना चाहिए, या फिर उसको हम लोग को मिनिमाइज कर सके या फिर इसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या है? अगर इन्वामेंटल पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग, तो अगर हम लोग वेस्ट को रिड्यूस करें या वेस्ट को मिनिमाइज करें तो हमारे पास जो है कम वेस्ट रहेगा लैंडफिल करने के लिए। तो मतलब कहीं ज़्यादा दूर हमको लेके जाना नहीं पड़ेगा इसको लैंडफिल करने के लिए। आपका नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बच सकता है। जो भी पोल्यूटेंट रिलीज होने के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। CO2 इमिशन कम होगा जो कि प्रोड्यूस करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में आपको वेस्ट को होने वाला था। उसकी बात करें, अगली बात करें कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर, अगर आप कम वेस्ट जनरेट करते हैं तो आप बहुत सारे कॉस्ट बचा सकते हैं। आपके जो है वहाँ पे अगर वेस्ट कम रहेगा तो वहाँ पे आपके पास स्पेस ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा इफ़िशियंसी से आप काम कर सकते हैं। और एक तरह से आपका जो भी वर्क होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो ग्रीन होगा। और आप ग्रीन होगा मतलब कि इको फ्रेंडली होगा सारी चीज़ें, और जिसकी वजह से ये आप जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक तरह से एक नया इमेज बिल्ड करेगी अपने लिए। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो बहुत सारे फेवर करते हैं इस चीज़ को कि आपका जो कंस्ट्रक्शन हो का ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो। तो उस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से बहुत बेनिफिट तो है वेस्ट मिनिमाइजेशन का। तो हमारा जो वेस्ट मिनिमाइजेशन है वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, वेस्ट हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको 10 स्टेप्स में देखेंगे। तो पहला है आपका, अगर आप लोग प्लान पहले से कर लेते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उन्होंने वैसे एक्चुअली किया होता है कि जो भी पूरा कंस्ट्रक्शन करना है उसको, जो भी वर्क्स हैं उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा आपकी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के मतलब लेक्चर में, ठीक है। तो वो जो है वर्क को डिवाइड कर लेते हैं कि आपका पहले ये काम करना है, फिर दूसरा काम करना है, क्या करना है, और उसके लिए हम लोग प्लान करते हैं। तो अगर आप पहले से प्लान कर लेते हैं, पूरा समझ आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या कौन से मटेरियल लगने वाले हैं, कितने अमाउंट मटेरियल लगने वाले हैं, किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप उस चीज़ को पहले से प्लान कर लेते हैं, रात में ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इतना काम करना है और ऐसे ऐसे काम करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल्स सारी चीज़ व्यवस्था करके रखते हैं। तो इससे आप जो है किसी तरह का वेस्ट जनरेशन होने से बचा सकते हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस है तो आप जो भी पोटेंशियल वेस्ट है, जो वेस्ट होने चांसेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ध्यान रख सकते हैं। जो भी है आपका रिसाइकलिंग के लिए जो भी मटेरियल जनरेट होता है उसको प्रॉपरली आप उसको वेस्ट बिन बना के डाल सकते हैं। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही मटेरियल अगर आप मंगवाएं, और वैसे मटेरियल है जो कि जल्दी ख़राब हो जाने वाले हैं उसको लिमिटेड अमाउंट में मंगवाएंगे, तो इस तरह से वेस्ट कम से कम जनरेट होगा। उसके बाद जो भी रिसाइकलेबल मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग रिसाइकिल के लिए भेज सकते हैं। वर्कर्स को भी एडुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, ताकि वो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको वो अलग रखे, मतलब सेपरेट करके रखे, ताकि दोबारा सेपरेट करने में आपको जब मेहनत ना करनी पड़े। तो इस तरह से भी हम लोग वेस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है, वेस्ट को जनरेट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए, चूज वेंडर्स वाइजली। जो आप जहाँ से आप सीमेंट ले रहे हैं, अब जैसे जहाँ पे आप स्टील ले रहे हैं, तो वो आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप वैसे वेंडर्स को ढूंढते हैं, वैसे सप्लायर को ढूंढते हैं जो कि आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, मतलब आप जब मंगवाएं तभी आपको मटेरियल प्रोवाइड करे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपको कोई किसी मटेरियल की ज़रूरत है तब आप उससे पहले आपने मंगवा लिया, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही मंगवाया है। अगर फिर कभी कमी पड़ती है, तो कभी कमी होती है, तो आप दोबारा मंगवा सकते हैं उससे। तो इससे है कि आप एक्स्ट्रा आप मटेरियल मंगवाएंगे नहीं, तो एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवाएंगे नहीं तो फिर वेस्टेज होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे होना चाहिए वेंडर्स जो कि टाइम पे पहुंचा सकें। अगर नहीं होगा, टाइम पे नहीं पहुंचा पाएंगे मटेरियल, तो आपके प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए डीकंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ डिमोलिशन। कोई भी स्ट्रक्चर है उसको अगर आप नया बनाना है या फिर रिपेयर करना, मतलब पूरी तरह से डिमोलिश करना है, तो उसको डीकंस्ट्रक्शन करना चाहिए डिमोलिश करने के बजाय। डीकंस्ट्रक्शन डिमोलिशन में क्या अंतर है? डिमोलिशन में होता है कि हम लोग पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको किसी हैवी इम्पैक्ट से, हैवी मशीनरी से एक बार में गिरा देते हैं, और जबकि डीकंस्ट्रक्शन होता है कि हम लोग उसको धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके हम लोग तोड़ते हैं। तो इससे होता ये है कि टुकड़े टुकड़े करके आप तोड़ते हैं तो उसके जो भी आगे पार्ट्स निकलेंगे, जो भी मटेरियल निकलेगा, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट कर देंगे तो आप वो पूरे को लैंडफिल में भेजने के बजाय आपको जो आपके प्रीशियस आपके जो मटेरियल होंगे उसको आप सेल कर सकते हैं, या फिर रीयूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट लोकेशंस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कंक्रीट है तो कंक्रीट में जो भी एग्रीगेट निकलेगा जो उसको रिसाइकल एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिक्स को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहीं भी ब्रिक फिलिंग के लिए, या फिर आप जो स्टील है उसको भी कहीं भी आप रिसाइकलिंग कर ही सकते हैं। और इससे बेनिफिट होता है कि अगर जो आप एक बार में गिराते हैं स्ट्रक्चर को, तो जो भी टॉक्सिक अगर उसमें मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं वो एकाएक रिलीज हो जाते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। तो उसको भी हम आप ध्यान में रख के आप वैसे जो है मटेरियल को आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिसाइकल व्हाट इज़ नॉट रीयूजेबल। जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल करने वाला है, जो भी आपका मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दोबारा इस्तेमाल नहीं होने वाला है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी मटेरियल है उसको उसी फॉर्म में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उसको कहीं पे बेच कर, कहीं पे किसी और जगह पर भेज कर उसको रिसाइकलिंग करके दूसरा मटेरियल बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। तो उसको ध्यान देना चाहिए, उसके लिए भी डस्टबिन आपके वहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे लगाने चाहिए। नेक्स्ट है डोनेट मटेरियल दैट आर इन गुड कंडीशन। तो जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत आपने मिस्टेक से ही बहुत ज़्यादा आपने मंगवा लिया है,
या फिर आपका जो भी मटेरियल है वो, या फिर जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट है आपका वैसा है जो कि आपके इस्तेमाल का नहीं रह गया है, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। मतलब कि अपने जो मशीनरी मंगवाए थे, जो इक्विपमेंट मंगवाए थे, जैसे डोर हो गए, फिक्सचर हो गए, हार्डवेयर अगर आपने जो भी मंगवाया है तो थोड़ा मोड़ा डैमेज हुआ है तो आप किसी को चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं। जो भी आप चैरिटी के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी दे सकते हैं आप। तो मतलब एक तरह से आप अपनी कंपनी का इमेज बना अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके आसपास के पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ आप अच्छे रिलेशन बनाकर आप वैसे मटेरियल्स को आप डोनेट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको अगर वो वेस्ट जनरेट होता तो उसको आपको ठिकाना लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा दूर तक आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता। तो उससे बच सकते हैं आपकी आसपास में ही किसी को जो डोनेट कर दिया जाए वैसे वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस पैकेजिंग। तो ये देखा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होते हैं उसमें 10 से 12% जो होते हैं वो कार्डबोर्ड्स होते हैं। मतलब जो भी अपने मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, स्मॉल इक्विपमेंट है या फिर जो भी आपके मटेरियल्स है, जो केमिकल्स है, वो कार्डबोर्ड में ही मतलब पैकेट होके आते हैं। तो उसकी वजह से है बहुत सारे इस तरह का वेस्ट जनरेट होते हैं। तो अगर आप बल्क में परचेज़ कर ले, आपको जितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट हो उतना आपने बल्क में परचेज़ कर लिया, या फिर वैसे रिटर्नेबल कंटेनर का इस्तेमाल किया जिससे आप दोबारा रिटर्न कर सकें, मटेरियल को रिटर्न कर सकें, तो वेस्ट रिड्यूस हो सकता है। अगर नॉन रिटर्नेबल कंटेनर है तो उसको मटेरियल को रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टब, बैरल, बकेट के रूप में। ठीक है, तो या फिर जो भी नॉन रिटर्नेबल है, कुछ कंटेनर है जो कि आप वापस नहीं कर सकते, कुछ मतलब कुछ केमिकल्स जो आते हैं वो पूरे आपके कंटेनर्स में आते हैं, डब्बे में आते हैं, तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी को डोनेट कर सकते हैं आप आसपास। तो इस तरह से आप जो भी वेस्ट जनरेट होने के चांसेस है उसको आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट है नो लोकल रिसाइकलिंग। तो अगर आपके पास जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे आसपास के जो लोग लोकल रिसाइकलर जो हैं, जो कि रिसाइकलिंग करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके आप जो भी आपके पास वेस्ट जनरेट होते हैं उसको आप भेज सकते हैं। तो आप अपना एनर्जी बचा सकते हैं, आप मतलब एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचा सकते हैं उस वेस्ट को डिस्पोज करने के में आप जो खर्च करने वाले थे। नेक्स्ट है रीयूज स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ कटिंग न्यू मटेरियल। मतलब कोशिश करनी चाहिए कि अगर जो मेनली हम बात कर रहे हैं इसमें स्टील की बात कर रहे हैं, जो स्टील जो एक लगभग 12 to 13 मीटर की आती है पूरा एक स्टील का मतलब, तो उसमें आप इस्तेमाल करते करते जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा आपका छोटा मोटा टुकड़े बच जाते हैं। तो छोटे मोटे टुकड़े का बच जाते हैं, उसको सही से आप उसको सेपरेट करके रखें। अब जहाँ पे कम अमाउंट का चाहिए, कम मतलब लेंथ का चाहिए, वहाँ पे इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा लोकेशन पर आप एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही कंडीशन में है तो अलग अलग लोकेशन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब वेस्ट हैं उसको सही से आप चेक कर ले, जो भी ज़्यादा वेस्टेज हैं उसको आप मतलब किसी न किसी लोकेशन पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे जो लोकेशंस पर जो भी वुड्स हैं, उस वुड्स का भी जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको भी नॉर्मली मतलब सॉइल में इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एज ए मल्च, मतलब एक लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जाके जो भी वेस्ट है उसको कलेक्ट कर ले और कहीं कहीं पे आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस तरह से आप जो भी है वेस्ट को बचा सकते, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जिसको हम लोग CND बोलते हैं, उसको रिसाइकलिंग करने के लिए या वेस्ट करने के लिए भी आप वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात करें कि ताकि अगर आप में क्लाइंट हैं तो आप क्लाइंट हैं, आप चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर आपका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो इन पर सब पर ध्यान दे, तो आप एक तरह से आप जो है वेस्ट को जनरेट होने से बचा सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, उसे अच्छे से मैनेज करें कि आप पूरा एक प्लेस अलग अलग डेडिकेटेड कर दें कि आपके ये इस प्लेस पर ये चीज़ रखी जाएगी, ये प्लेस पर यहाँ पे ये गाड़ी पार्क होगी, यहाँ पे इस तरह के वर्क किए जाएंगे। तो एक तरह से सबको पता रहता है कि वो कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे वेस्ट रखना है। तो इस तरह से आपका जो
वेस्ट को सेपरेट करने में जो खर्च होने वाला था, जो सेपरेट करने में जो आपको मेहनत होने वाली थी, वो बच सकती है। तो इसी वजह से आप टाइम बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, और उस मटेरियल को आप दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़रूरत न पड़ने पर आप उसको डोनेट कर सकते हैं या फिर कहीं पे आप उसको भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर मटेरियल को डोनेट करते हैं तो आप टैक्स के बेनिफिट में भी आप टैक्स का भी बचा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे रूल्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो वेस्ट डिस्पोजल करने के मेथड्स हैं जो कि हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आप एफिशिएंसी कैसे इन्हांस कर सकते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को उसके बजट में और टाइम पे बना पाना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। और उसके अलावा अगर ये कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर बजट से बाहर चला जाए या फिर ऑफ शेड्यूल हो जाए, मतलब कि जितना टाइम में बनना चाहिए उतने टाइम में बनता नहीं है, तो एक तरह से ये नाइटमेयर ही बन जाता है, मतलब कि किसी भी मैनेजर के लिए। क्योंकि अब जो भी प्रोजेक्ट है अगर बजट से बाहर जाता है तो आपको एक्स्ट्रा खर्च होने वाले हैं। अगर आपको जितना टाइम में बनना चाहिए तो उससे टाइम से भी ज़्यादा जाते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स को, मशीनरी को, सबको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को टाइम पे किया जाए। और बहुत लोग इस पर मतलब ये एक्चुअली ये टेक्निकली मतलब रिसर्च का फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजरियल स्किल मैनेजमेंट के लेवल पे इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए जाते हैं कि ताकि किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को किस तरह टाइम के अंदर उसको कंप्लीट किया जा सके। और इस पे मतलब कि अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें तो और बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं। अगर उसमें थोड़ी से भी टाइम का डिले हुआ या थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है, या करोड़ों का मतलब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे एफिशिएंसी को एनहांस कर सकें। और अगर इन एफिशिएंसी को एनहांस करेंगे तो हम लोग को सच में बहुत सारा मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं। तो फर्स्ट आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन क्या है कि मतलब कि जो सिचुएशन है उसको रियल टाइम में उसी समय में आपको पूरे जो आपके मैनेजर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचनी चाहिए। मतलब कि कंस्ट्रक्शन में जो भी सिचुएशन है, कहाँ कितना काम हुआ है, कहाँ पे किस वजह से कौन सा काम रुका हुआ है, किस वजह से कौन सा प्रॉब्लम में किस का प्रॉब्लम आ रही है, अगर सही टाइम पे सही मतलब पर्सन के पास पहुंच जाती है तो उसका सोल्यूशन भी टाइम पे हो पाता है, जिसकी वजह से अभी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और काम भी जल्दी हो पाएगा। नेक्स्ट बात कर ले इंसाइटफुल डाटा मैनेजमेंट के बारे में। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो डिजिटल एरा का ऑयल है। मतलब कि अब इतना ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है ये, और इसकी वजह से जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अब हर मतलब जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस टाइम में कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कितना कंक्रीटिंग करना है, क्या क्या मतलब एक तरह से पूरा जो है ये इन्फॉर्मेशन ही डाटा ही होता है। तो डाटा को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री होते हैं मतलब जो अपने एक्सपीरियंस जो है वो डाटा के रूप में जो है रखते हैं, उसको मतलब जस्ट यूजलेस की तरह छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, मतलब हटा देते हैं। लेकिन वही एक तरह से वैल्यूएबल डाटा है। तो इस डाटा को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले टाइम में मतलब आने वाले डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उससे बच सकते हैं। तो एक तरह से जो डाटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में कि किस प्रॉब्लम की वजह से कितना डिले हुआ आपका कस्टमर प्रोजेक्ट, तो किस तरह का सिचुएशन था वहाँ पे, तो डाटा की वजह से आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। और उस डाटा का इस्तेमाल करके आप आगे के टाइम में जो भी आपके मैनेजर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए आप इस मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं इसको। तो एक तरह से जो है अगर डाटा मैनेजमेंट आप सही से करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को सही से मैनेज करते हैं, तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और ये आपको मतलब आपके पूरी जो कस्टमर साइट के एफिशिएंसी है उसको इन्हांस करता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बेनिफिट है। तो कंस्ट्रक्शन का साइट पे अब जो है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो होता है कि आपके कौन सा काम किस टाइम में करना है, उसका प्रॉपर प्रोग्राम प्लानिंग शेड्यूलिंग किस टाइम में करना चाहिए, किस टाइम में हो मतलब किस टाइम में प्लान किया गया है, वो सारे आप फिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा काम डिले हो रहा है, कौन सा काम टाइम पे हो रहा है, और कौन सा फ्यूचर में अभी ये काम डिले हुआ है तो आपके पास कौन कौन सा आगे काम आने वाला काम है
और उसके अंडर अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कौन कितने आपके मतलब मटेरियल चाहिए, कितने मशीनरी चाहिए, कितने लेबर चाहिए, सारी चीज़ें जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके पास प्लानिंग करने के लिए बेहतर बहुत सॉफ्टवेयर मतलब एक बेहतर अल्टरनेटिव मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी किसी तरह का जो मिसकम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट डिले है, उसको अवॉइड कर सकते हैं और एफिशिएंसी इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर चेक इन, मतलब कि आपका जो है प्रोजेक्ट है वो कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है। तो बार बार आप रेगुलर टाइम पे आप लोगों से मिलकर मीटिंग करके आप पूछते रहेंगे, पता करते रहेंगे कि आपका जो टारगेट था उसने आपने अचीव क्यों नहीं किया, क्या पे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे किस चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। आपके जो इन्वेंट्री है मतलब जो भी आपका आपने जो सारे मटेरियल्स जहाँ पे स्टोर किए हुए हैं वो सही से टाइम पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, कहीं कहीं पे मतलब सीमेंट ख़राब तो नहीं हो रहा है, कहीं सीमेंट कहीं कम पर तो नहीं पड़ जा रहा है, कभी किसी वजह से डिले तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से रेगुलर चेकिंग करने से आप जो भी प्रॉब्लम होने वाले होते हैं उसको पहले से आप सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी वर्कर्स है, स्टाफ्स है, लेबर्स है, उसको टाइम टाइम पे प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर मतलब उसके जॉब के अकॉर्डिंग ही उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। तो जिससे होता ये है कि आपको वर्कर्स में एक तरह से सारी सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब जो भी मशीनरी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। अगर इन सारी चीज़ के बारे में वर्कर्स को अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे तो किसी उसकी वजह से जो होने वाले जो डिले हैं उसको आप बचा सकते हैं। अगर पूरी तरह से आपको वर्कर्स के पास सेफ्टी का नॉलेज हो तो किस तरह के एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास सारे वर्कर्स को किस तरह से एक्सीडेंट के टाइम में किस तरह हैंडल करना है लोगों को, अगर इसका नॉलेज हो तो वहाँ पे होने वाले जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है, डेथ है, इस सब से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। और आप मतलब कि एक तरह से पूरी तरह से कस्टमर प्रोजेक्ट का जो है इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं और लोगों की इफिशिएंसी इतनी बढ़ा सकते हैं कि आपका जो कस्टमर प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाए और चाहे मतलब आप इफिशिएंसी बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लोग जनरली करते ये हैं कि कस्टमर प्रोजेक्ट पर मतलब कम से कम पैसा देने पड़े, इसलिए कम मतलब एक्सपीरियंस वाले जो लोगों को जॉब देते हैं, जो भी हाईली एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको हटा देते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपका वर्कर्स है उसमें अगर हाईली एक्सपीरियंस रहते हैं वहाँ पे तो उनके पास पता रहता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो तो प्रॉब्लम्स के समय में वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं और किसी तरह का मतलब केओस क्रिएट होने से पहले वो समझ जाते हैं और किस तरह से गाइड करना चाहिए, किस तरह प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। उनको जो एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे स्टाफ हैं वो काम कर सकते हैं अच्छे से। तो आपको एक्सपीरियंस को भी उतना ही मतलब आपको फेवर करना चाहिए, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि गेमिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसका गेमिफिकेशन कर दिया जाए। मतलब मान के चलिए कि आपका एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें कि यहाँ पे एक लोकेशन पे एक फ्लैट है, दूसरे लोकेशन पे दूसरा फ्लैट है। तो अब दोनों फ्लोर चाहते हैं दोनों फ्लैट को जो जो दोनों टीम है उनको अगर टारगेट दे दिया जाए कि आपको कि इस टाइम में इतने टाइम में आपको ये काम पूरा करना है, दोनों में कंपटीशन लगा दिया जाए और दोनों को कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देने के लिए आप इसको कोई अवार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन की भावना से या फिर इस तरह की गेमिफिकेशन से जो है आपके काम जल्दी हो पाएंगे और एक तरह से आप इसका मतलब लोगों की मेंटलिटी भी चेंज कर सकते हैं, एफिशिएंसी इन्हांस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है ये। नेक्स्ट है पुश फॉर डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन करने से होता ये है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डाटा के रूप में सेव होती जाती है और उसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, आप एक बार में देख के समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि एक पहली बार शुरू में आप इस्तेमाल करने से में आपको प्रॉब्लम आ सकती है या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, लेकिन ये खर्च होने से वजह से आप चीज़ों को अच्छे तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो इस सबसे भी एफिशिएंसी इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी देनी पड़ती है सारे टीम्स को, सारे मतलब सारे स्टाफ्स को, कि सबके पास पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है। तो इस तरह से और प्रॉपर वहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी रहे, ट्रांसपेरेंसी भी रहे,
तो जो भी वर्कर के वर्क साइट पर जो भी पॉलिटिक्स होने के चांसेस होते हैं, मतलब वर्कर्स के बीच में, कि कोई काम करता है उसका जो क्रेडिट है कोई और लेके चला जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होने से जनरेट होने से आप अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो एक तरह से आपके पास कम ट्रांसपेरेंसी है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आप सबको अलग अपना अपना जो भी मतलब जिम्मेदारी तो दे देते हैं। तो आप सबसे पूछ सकते हैं कि आपने आपने क्या मिस्टेक कर दी है, क्या जिम्मेदारी आपकी बनती है या नहीं बनती है। तो एक तरह से जो है टीम स्पिरिट भी बढ़ती है, और उसके बाद कोई जिम्मेदारी जो प्रॉब्लम आती है तो आप सही से सही लोग को जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं, सही लोग को आप मतलब अच्छे कामों के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो एक तरह से सब लोगों की जो है मतलब मोरल बूस्ट रहता है, इसमें से आप अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलर कंस्ट्रक्शन। ये बहुत मतलब आज के टाइम का बहुत हॉटेस्ट कंस्ट्रक्शन ट्रेंड है। मतलब कि अब कोशिश की जाती है कि अगर साइट पे आपका जो भी अगर स्पेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे आप सही से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफ साइड जाकर मतलब जहाँ पे अगर फैक्ट्री है वहाँ पे सही इन्वायरमेंट में कोई भी कंस्ट्रक्शन कीजिए और उसको लेकर वहाँ पे जाकर आप उसको फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह का एक जो ट्रेंड चला है, टेक्निक जो चली है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी है। उससे देखा भी गया है कि आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है, आपकी कस्टमर क्वालिटी भी बढ़ती है, और आपके बहुत कम टाइम में आप अच्छा काम कर पाते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे अब पहले पॉपुलर नहीं था वो, अब धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर ब्रिज प्रोजेक्ट्स में भी आपके जो डिफरेंट सेगमेंट आते हैं उसको भी लॉन्च करके आपको आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मशीनों से लॉन्च कर वहाँ पे पूरा ब्रिज बनाया जाता है, अलग अलग सेगमेंट को लाकर। वहाँ पे कास्टिंग नहीं होती, बाहर से लेके आया जाता है, बाहर से कास्ट करके। तो एक तरह का ये सब एफिशिएंसी इन्हांस करने की टेक्निक्स है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ वैसे सस्टेनेबल अप्रोचेस के बारे में जो कि आपके कंस्ट्रक्शन को इन्हांस कर सकते हैं, एफिशिएंसी इन्हांस कर किया जा सकता है और उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। मतलब कि कम से कम आपके इन्वायरमेंट को आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका, अगर आप लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेंट का कम से कम इस्तेमाल करें, प्लाईवुड जो भी है उसको प्रोसेस करते जाएं यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, जो भी आपका जो बड़े बड़े विंडोज़ हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि आपका फ्रेश या नेचुरल लाइट ज़्यादा इंटर कर पाए। तो इस तरह से आपको मतलब क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, जो भी मतलब जो भी मशीनरी चाहिए उसकी ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। जो भी एनर्जी वाटर एफिशिएंट अप्लायंस का इस्तेमाल करें तो आपका जो मतलब एनर्जी आप बचा सकते हैं, वाटर बचा सकते हैं। तो एक तरह से आप सस्टेनेबल की तरफ आप मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो भी आपका जो साइट सिलेक्शन है वो वैसा हो जो जिस वजह से आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। मतलब कि आप कोशिश करना चाहिए, मतलब कि कोई जो मेन फार्म लैंड है या फिर फ्लड प्लेन है या फिर कहीं पे एनिमल्स के हैबिटेट है, उसको ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट ना करते हुए, जहाँ पे वेटलैंड्स है वहाँ को इफेक्टेड ना करते हुए वैसे साइट को मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो भी है कि अगर आप कोई सिटी बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो जहाँ पे वहाँ पे आसपास अगर बेसिक सर्विसेज रहें, कम से कम 10% बेसिक सर्विस रहे, तो उसकी वजह से और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वहाँ बचा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का में जो एनर्जी खर्च होने वाली है उसको सेव कर सकते हैं। जो भी स्पेस है स्टोरेज के लिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी मिनिमम इंडोर एयर क्वालिटी है उसको मैनेज करके रखने के लिए आपको जो भी कस्टमर के जो इक्विपमेंट है वहाँ पे इंस्टॉल करने चाहिए। जो है आसपास अगर अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मोड है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। रीयूज रिसाइकल करने को प्रमोट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन साइट को मैनेजमेंट करके आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो पोल्यूशन भी कम से कम आपका जनरेट होगा। जो भी मशीनरी है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, जो भी प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, तो ताकि जो भी प्रोसेस आप में चल रहे हैं तो उससे कम आपका वेस्ट जनरेशन हो, कम से कम आपका एनर्जी कंज्यूम हो। प्री फैब्रिकेशन मॉडल्स कंस्ट्रक्शन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत सारा आप IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मटेरियल का भी मतलब टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करके आप बहुत सारे जो है मैनेजमेंट की टेक्निक का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है सस्टेनेबल अप्रोचेज है कंस्ट्रक्शन करने के लिए।
अब बात एक लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, एक टॉपिक ये है कि आपका कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे आप वर्क करें ताकि आपका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम से कम कर सकें। एक्चुअली आप अगर देखें यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो है जितने ग्रीन हाउसेस गैसेस जनरेट होते हैं, बिल्डिंग ऑपरेशन में 28% ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होते हैं। मतलब कि जो हीटिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग के लिए जो भी एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए 11% आप एनर्जी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इमिट करते हैं। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। तो अगर हम लोग वैसा प्रैक्टिसेस करें, वैसे ट्रेंड को प्रमोट करें जिससे कि आपका ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम इमिशन हो, तो एक तरह से इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकता है किस तरह के मतलब पोल्यूशन होने से, या फिर इस तरह से हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है मेजरली वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर, फ्लूइड गैसेस। तो जिन सोर्सेज से ये सब गैसेस जनरेट होते हैं उनको हम लोग को उनकी जानकारी रखनी पड़ेगी और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस कैसे किया जा सकता है, तो जो भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाले मशीनरी है उसको इफ़िशेंटली अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग मतलब CO2 के एमिशन को बचा सकते हैं। किसी तरह के जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कम से कम इस्तेमाल करें या फिर उससे बचने की कोशिश करें। वेस्ट रिसाइकलिंग करें, किसी तरह का जो है वेस्ट को जलाने से बचें, अच्छे से मैनेजमेंट करें, कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग होती है तो वहाँ पर मीथेन गैसेस रिलीज होते हैं जो कि एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैस ही हैं। यूटिलाइजिंग अल्टरनेटिव टेक्निक जैसे वार्म मिक्स एसफाल्ट इन प्लेस ऑफ एसफाल्ट, हॉट मिक्स एसफाल्ट। मतलब हॉट मिक्स एसफाल्ट में ज़्यादा टेम्परेचर पर आपको बिटुमिन को मतलब अलकतरा को गर्म करना पड़ता है रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर आप वार्म मिक्स एसफाल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो आप एनर्जी इसमें सेव कर सकते हैं। कटबैक बिटुमिन या इमल्सन जो एक टेक्निक होती है जो कि मतलब रोड के लेइंग में इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें टेक्निक में आपको बिटुमिन को हॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप एनर्जी सेव कर सकते हैं। यूजिंग ग्रीन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर रिडक्शन फॉर फर्दर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को आप तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को जितना भी आप बढ़ावा देंगे, वैसे टेक्निक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग को इमिशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लगभग हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बहुत सारे एक्सपेक्ट को हम लोग डिस्कस किया हुआ है। अब मेजर एक टेक्निक है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, उसको बेसिक मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।